अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर हम आज की क्लास में एक और नया पास पेपर कर लेते हैं, बट बिफोर वी डू दैट पास पेपर हमने उसका एक माइंड मैप समझना है। तो आपने वो माइंड मैप समझने के बाद मुझे पॉज करना है और ऑल टुगेदर ये खुद से सवाल करना है, ताकि फिर आप उसको अटेम्प्ट करके फिर मेरे सोल्यूशन से मैच करें। अच्छा, जब भी मैं किसी कंपनी को एक्वायर करता हूँ तो बच्चों आपको पता है कि मैं एट द डेट ऑफ एक्विजिशन उसके नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेके जाता हूँ, ऐसा ही है। तो मैंने ये कहा कि भाई मेरे पास एक ऑन द बुक्स इंटेंजिबल है, मैं बात कर रहा हूं ऑन द बुक्स इंटेंजिबल की, सही जी, वो 40 मिलियन का है। तो मेरे नेट एसेट्स के अंदर भी वो 40 मिलियन का होगा, अंडरस्टैंडेबल बात है। मैंने कहा सर जब मैंने इसकी फेयर वैल्यूएशन कराई तो इसकी जो फेयर वैल्यू है वो निकली 55 मिलियन। वो कितनी निकली बच्चों? 55 मिलियन। अच्छा, तो टेक्निकली मैंने यहां पर इंटेंजिबल की मद में एक एडजस्टमेंट की होगी, कितने की सर? 40 माइनस 55 इक्वल टू 15 मिलियन की। ये की थी मैंने एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा भाई, फिर हम लेके जाते हैं सर एट रिपोर्टिंग डेट। एट रिपोर्टिंग डेट, अच्छा भाई, हम क्या करते हैं कि हम इसको उठाकर ऑल टुगेदर रिपोर्टिंग डेट पे लेके जाते हैं, सिर्फ इस डिफरेंशियल अमाउंट को, अगेन मैं कह रहा हूं आपसे। तो हमने क्या किया होगा, अगर मैं कहूं कि इसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ थी जब मैंने इसको एक्वायर किया था, तो सर वो थी इसकी 10 ईयर्स। तो मैंने क्या किया होगा सर, मैंने 15 को डिवाइड किया होगा 10 से, मल्टीप्लाई किया होगा 9 से। तो मैंने कहा सर 15 डिवाइड बाई 10 इंटू 9, तो आपने कहा सर ये आ गया 13.5। ये आ गया 13.5। ये 13.5 की एडजस्टमेंट आपने की होगी कौन सी डेट के ऊपर? रिपोर्टिंग डेट के ऊपर। अच्छा, अब मैं एक स्ट्रक्चर बना के देता हूं आपको। क्या आपको ये बात पता है कि जब आपके पास ऑल टुगेदर सब्सिडरी के एफएस आएंगे जो उसके हिसाब से बने हुए होंगे, सही है जी। तो सब्सिडरी के एफएस के अंदर ये इंटेंजिबल सब्सिडरी के एफएस के अंदर कितने पे होगा, जरा इसका तस्करा कर रहा हूं मैं अभी। सब्सिडरी के एफएस के अंदर ये इंटेंजिबल 40 मिलियन पे था एट एक्विजिशन, 10 ईयर्स इसकी लाइफ थी, इनटू 9 ईयर्स ये सब्सिडी ने किया हुआ होगा। तो मैंने ये कहा कि सर 10 ईयर्स से अगर मैंने इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो ये आ गया 36। तो टेक्निकली आपको ये एसेट 36 मिलियन का दिखेगा किसकी किताबों में? सर सब्सिडरी की किताबों में। सब्सिडरी की किताबों में ये हो चुका होगा। आप क्या करते हैं, यानी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम, आप ऑल टुगेदर इसको उठा के इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ऐसा ही है, जब आप जो रिपोर्टिंग डेट की बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, तो आप कहते हैं मुझे 40 के ऊपर तो गर्ज ही नहीं था, मुझे तो ओवर एंड अबव पे गर्ज था जो मैंने ज्यादा पैसे दिए थे। तो आप टेक्निकली क्या करते हैं, इस 13.5 में ये 36 को ऐड करके, तो कंसोलिडेटेड एफएस के अंदर, कंसोलिडेटेड एफएस के अंदर आप इसको रिकॉर्ड किया करते थे 36 मिलियन प्लस 13.5 मिलियन पे। तो आपने कहा कि सर 36 मिलियन प्लस 13.5 इक्वल टू हो गया आपके पास 49.5। तो आपने कहा सर ये आ गया 49.5 पे कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर ये वाला इंटेंजिबल आपके हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब सवाल में डेटा कुछ इस तरीके से गिवन है, इन सबको करने के बाद उसने कहा एट 31 दिसंबर 2021, यानी समझ लें कि आपका रिपोर्टिंग पीरियड 31 दिसंबर 2021 टेक्निकली आपका रिपोर्टिंग पीरियड है। आपको वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू इन यूज जो दी हुई है सर, वो दी हुई थी वैल्यू इन यूज इसकी 45। अच्छा, अब जरा यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझना है जो कि टेक्निकल था, तो बहुत फोकस होकर देखते हैं इधर। मैंने कहा सर अगर मैं सेपरेट बुक्स के हिसाब से कंपेयर करूं, सेपरेट बुक्स के हिसाब से,
तो सब्सिडरी की बुक्स में ये कैरी होता था कितने पे बच्चों? 36 मिलियन पे। मेक सेंस? 36 मिलियन पे कैरी होता था। अच्छा, सब्सिडरी अगर इसको ऑल टुगेदर कंपेयर करे किससे? रिकवरेबल अमाउंट से, 45 से, तो आप कहेंगे सेपरेट बुक के हिसाब से, सेपरेट बुक के हिसाब से तो इसमें कोई इंपेयरमेंट नहीं है। सेपरेट बुक्स के हिसाब से बच्चों इसके अंदर कोई इंपेयरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सेपरेट बुक में सब्सिडरी ने इसको क्रिएट किया हुआ है, रखा हुआ है, कैरी किया हुआ है किस पे? 36 पे, और उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है। तो सर इंपेयरमेंट तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है। बट हाँ, इफ वी टॉक अबाउट ग्रुप, इफ वी टॉक अबाउट ग्रुप, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर मैं ऑल टुगेदर ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप के पर्सपेक्टिव से आप जरा यहां पे फोकस करके देखें, ग्रुप के पर्सपेक्टिव से ये एसिड कैरी हो रहा है कितने पे? सर 49.5 पे, 49.5 पे। क्योंकि देखें आपके हिसाब से तो कॉस्ट वो होगी जो आपको पड़ गया था। देखें 40 के हिसाब से वो लेके चला था, 15 आपने ऐड किया था, 15 के बाद आपने उसको डेप्रिशिएट किया 1.5, तो 13.5 एडिशनली आपको महंगा पड़ा था। तो क्या मैं कह सकता हूं ग्रुप के हिसाब से इसकी कैरिंग अमाउंट ड्यू टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी थी? 49.5। तो आपने सिंपली क्या किया? आपने सिंपली ये किया कि आपने इस 36 में 13.5 मिलियन ऐड किया था, तो 49.5 पे ये एसेट कैरी होता था कौन से बुक्स में? सर कंसोलिडेटेड बुक्स में। और अगर मैं इसकी रिकवरेबल अमाउंट देखूं तो आ रही है 45। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ड्यू टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ड्यू टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट योर एसेट हैज बीन इंपेयर्ड, योर एसेट हैज बीन इंपेयर्ड इन कौन सी बुक्स? सर कंसोलिडेटेड बुक्स। तो हमने कहा कि सर यहां पर आपकी इंपेयरमेंट आ रही है कितनी की? सर 4.5 की, 4.5 की आपकी इंपेयरमेंट है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब जब मैंने अपने एसेट्स को महंगा किया था, क्योंकि ग्रुप को मिला ही महंगा था, क्योंकि बच्चों ग्रुप को मिला ही महंगा था, तो क्योंकि ग्रुप को महंगा मिला था तो जैसी बात है उसकी कॉस्ट बढ़ गई थी, तो कैरिंग अमाउंट भी बढ़ गई। अब जब मैंने इसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर किया तो क्या आप अपने एसेट को ओवरस्टेटेड दिखाएंगे? सर हरगिज नहीं दिखाएंगे। तो बच्चों जब मैं अपने एसेट को हरगिज ओवरस्टेटेड नहीं दिखाऊंगा तो दिस हैज बीन इंपेयर्ड बाय 4.5 कौन सी बुक्स के हिसाब से? कंसोलिडेटेड बुक्स के हिसाब से। लॉजिक दे दी मैंने, क्योंकि आपके हिसाब से ये एसेट महंगा हो गया था तो सब्सिडी ने इसकी इंपेयरमेंट नहीं बुक की होगी सर, हरगिज नहीं की होगी। रीजन बीइंग कि उसके हिसाब से ये एसेट इंपेयर्ड ही नहीं है, आपके हिसाब से इंपेयर्ड है क्योंकि आपने उसको महंगा खरीदा था, अब उसकी रिकवरेबल अमाउंट कम है। तो सर इसके लिए हमें एक एंट्री बनानी होगी। सर आप नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी को डेबिट करेंगे, यानी ये नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट से माइनस होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये नेट एसेट से क्यों माइनस हो रहा है? ये एसेट किसकी बुक्स का है? सब्सिडी का। तो इसका जो लॉस है वो कहां पार्क होगा? सर सब्सिडी के रिटेन अर्निंग में। तो उसके रिटेन अर्निंग में अलग से पार्क नहीं करना, नेट एसेट्स में से माइनस कर देना रिपोर्टिंग डेट पे। क्लियर है? तो नेट एसेट और सब्सिडी एट रिपोर्टिंग डेट कम हो जाएंगे 4.5 मिलियन से, और आपका इंटेंजिबल कम हो जाएगा 4.5 मिलियन से। तो टेक्निकली आप जब अब अकाउंटिंग किया करते थे तो यूजुअली सिर्फ आप इस 13.5 को ऐड कर दिया करते थे, बट आई एम नाउ सेइंग कि 13.5 की सिर्फ कहानी नहीं है। अब आप 13.5 को ऐड करके आप इसको 49.5 पे पहुंचाएंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे 4.5, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कॉपी करें, समझें, और फिर इसके बाद करें पास पेपर, जो अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।